प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभा राम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। विद्यार्थियों, मृच्छकटिकम की श्रृंखला के प्रथम भाग में हमने मृच्छकटिकम के कर्ता शूद्रक के संबंध में चर्चा की थी। आज हम मृच्छकटिकम के रचनाकाल के संबंध में विचार करेंगे। विद्यार्थियों, मृच्छकटिकम के बाह्य साक्ष्य और अंतर साक्ष्य के आधार पर हम इसके रचनाकाल का अनुमान कर सकते हैं। जैसे कि जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, हम देखते हैं कि उसमें गुप्तों के बाद हर्षवर्धन तक भारत में कोई भी सार्वभौमिक राजा नहीं हुआ। कई छोटे मोटे राजा थे, लेकिन उनकी राजनीतिक स्थिति थी वह अत्यंत शोचनीय थी। इन राजाओं का अधपतन हो चुका था, वीरता इनसे बहुत पीछे छूट गई थी, विलास में ये आकंठ डूबे हुए थे। कई राजमहिषियाँ रखते थे, इनके कई रखीले भी होती थी। जो प्रस्तुत प्रकरण है मृच्छकटिकम, इसमें जो राजा पालक का वर्णन आता है, हम देखते हैं कि उसकी स्थिति भी कुछ इसी प्रकार की थी। और जो वह राजा है, विलासिता के कारण उसके राज्य की सारी शासन व्यवस्था उच्छृंखल हो गई थी। नगर रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। राजा स्वयं अपने शत्रुओं से सर्वदा आतंकित रहता था। राजविद्रोह की सर्वदा आशंका बनी रहती थी। यहाँ पर हम देखते हैं, जब इस की कथा वस्तु पढ़ेंगे तो ज्ञात होगा कि जो राजा पालक है वह उसको भी पदच्युत कर दिया जाता है आर्यक के द्वारा राजविद्रोह करके। सिंहासनासीन राजा को समाप्त कर घंटों में नए राजा को सिंहासनारूढ़ किया जा सकता था। राजनीतिक स्थिति इतनी अस्त व्यस्त होने के पश्चात भी जो आर्थिक स्थिति है वह मिली जुली थी। ना बहुत अधिक खराब थी, ना बहुत अधिक अच्छी थी। कुछ बहुत श्रेष्ठी हुआ करते थे, जैसे कि इसका जो नायक है चारुदत्त, वह ब्राह्मण है और लेकिन अपने जो सार्थवा था पेशे से वह श्रेष्ठी था, बहुत संपन्न था, लेकिन समय के साथ अत्यधिक दान करने के कारण वह दरिद्र हो गया था। जो वसंत सेना है गणिका, वह भी जो है समृद्ध है और उसकी समृद्धि से यह भी ज्ञात होता है कि समाज में गणिकाओं का सम्मान था। तो यह जो स्थिति है कि जो गणिका है वह संपन्न है, उसकी संपन्नता वहाँ की कई श्रेष्ठियों की संपन्नता को दर्शाती है। वहीं जो चारुदत्त है वह पहले संपन्न था, लेकिन उसके पश्चात भी हम देखते हैं कि इसमें जो निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के पात्रों को अधिक सम्मिलित किया गया है। और वहाँ पर जो शर्विलक है वह एक ब्राह्मण है, लेकिन वो अपने ब्राह्मण कर्म को नहीं करके और वह चौर्य कर्म में अपनी निर्धनता के कारण प्रवृत्त होता है। वहीं दूसरी जगह हम देखते हैं कि जो चारुदत्त है उसके निर्धन होने के पश्चात जो उसके यहाँ कार्य कर रहे थे उसके मित्र आदि और जो उसके सेवक आदि, उसमें से एक संवाहक है जो कि बाद में वहाँ उसके यहाँ से सेवक कार्य से च्युत हो जाने के पश्चात जुआ का कार्य अपना लेता है और जुआ खेलते हुए फिर वह प्रताड़ित होता है अपनी गरीबी के और निर्धनता के कारण, और उसके पश्चात वह जो है बौद्ध भिक्षु बन जाता है। जो शर्विलक है वह भी अपनी प्रेयसी को दासत्व से मुक्त कराने के लिए चौर्य कर्म को करता है। तो इस तरह के पात्रों के देखने से हमें मिलता है कि जहाँ संपन्नता थी वहाँ विपन्नता भी उस समय पर थी। एक अन्य रूप में हम सामाजिक स्थिति को देखें तो हम देखते हैं कि दास प्रथा थी, जुआ का प्रचलन था, धूर्त, चोर, जुआरी, दास सभी पात्रों से यह जो ग्रंथ है वह युक्त है। लेकिन परिवर्तन की स्थिति उसका के दो कारण मानती हूँ कि जो समाज में गणिकाएँ थीं उनका सम्मान तो था ही, लेकिन साथ में वे अपने पेशे को छोड़कर कुल वधुएं भी बन सकती थीं। यहाँ इसकी कथा वस्तु से पता चलता है। जब हम कथा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो वसंत सेना है वह जो नायिका है इसकी, वह जो चारुदत्त है नायक, उसकी कुल वधु बनती है बाद में विवाहित होकर। उसी प्रकार से जो वसंत सेना की दासी है मदनिका, वह भी शर्विलक के द्वारा उस मूल्य चुका करके दासत्व से मुक्त करी जाती है और उसका विवाह शर्विलक से होता है। दास प्रथा थी, लेकिन उन्हें मालिक का रुपये चुकाकर दास स्वतंत्र नागरिक बन सकते थे। इस प्रकार की जो व्यवस्था हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही मध्यम तथा निम्न वर्ग में जुआ खेलने का प्रचलन था और जुए में बेईमानी करने वाले को
को न्यायालय में दावा किया जा सकता था, और यह जो जुए की व्यवस्था थी वह संवैधानिक मान्यता प्राप्त थी। तो इस तरह की सामाजिक स्थिति थी। और साथ में हम धार्मिक स्थिति पर चर्चा करें तो धर्म में उस समय पर वैदिक और ब्राह्मण धर्म ही राजधर्म था। बौद्ध थे, जैसा कि इसमें वर्णन आता है कि चारुदत्त का जो एक संवाहक था वह बाद में जुआरी बन जाता है, जुआ में प्रताड़ित होने करके, और वह फिर एक बौद्ध भिक्षु बन जाता है। मठ चला करते थे, यहाँ पर वर्णन आया है। लेकिन इतना होने के पश्चात भी उसको बहुत अधिक सम्मान की दृष्टि से बौद्ध धर्म को नहीं देखा जाता था। शैवों का और शाक्तों का उत्थान हो रहा था। जो इस प्रकरण के रचयिता हैं शूद्रक, वे भी शैव थे। मंगलाचरण में शिव की स्तुति की गई है। साहित्यिक दृष्टि से हम देखें तो इस प्रकरण में संस्कृत के साथ साथ 7 प्रकार के प्राकृत का प्रयोग किया गया है। इस नाटक में सूत्रधार, नटी, रदनिका, मदनिका, वसंत सेना आदि जो पात्र हैं, ये 11 के आसपास पात्र हैं। ये शोर सैनिक प्राकृत बोलते हैं। वीरक और चंदनक अवंतिका बोलते हैं। विदूषक की भाषा प्राच्य है। संवाहक, वसंत सेना तथा चारुदत्त के तीनों जो चेट हैं, दास हैं आदि, भिक्षु और रोहिसेन आदि जो उसका पुत्र है, ये 6 पात्र मागधी बोलते हैं। शकारी प्राकृत का प्रयोग करता है, और दोनों चांडाली का प्रयोग करते हैं। माथुर ढक्की का प्रयोग करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो विभिन्न भाषा और विभाषाओं का जो प्रयोग किया गया है इसमें, उस दृष्टि से मृच्छकटिकम की रचना कालिदास तथा हर्षवर्धन के बीच के समय का संकेत देती है। और जो अभी पूर्व में वर्णित किया गया है, उस तरह के सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मृच्छकटिक को ईसा की 5वीं शती के उत्तरार्ध या 6ठी शती के पूर्वार्ध की रचना कह सकते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि मृच्छकटिकम एक प्रकरण ग्रंथ है या नाटक है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो नाट्य शास्त्र में हम देखेंगे कि रूपक के 10 भेद कहे गए हैं। इन 10 भेदों में जो रूपक के जो 10 भेद हैं उनमें है नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम्ब, व्यायुग, समवकार, वीथी, अंक और इहावलिक। और जब इनकी विशेषता है, नाटक, प्रकरण, भाण, इनों की जो विशेषता है, या जो हम कहें कि इनके किस आधार पर नाटक कहा जाए, किस आधार पर प्रकरण कहा जाए, तो उस रूप में हम देखते हैं कि जो यह ग्रंथ है यह प्रकरण ग्रंथ है। क्योंकि प्रकरण ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें 10 ही अंक होते हैं, और जो मृच्छकटिकम है इसमें भी 10 अंक हैं। दूसरी विशेषता कही गई है कि इसके जो पात्र होते हैं वो पात्र निम्न और मध्यम वर्ग के होते हैं। उन पात्रों से यह युक्त होता है। और इसमें भी जो धूर्त है, चोर है, जुआरी है, निम्न और मध्यम वर्ग के जो पात्र हैं उनको अत्यधिक सम्मिलित किया गया है। और साथ ही जब हम साहित्य दर्पण में प्रकरण ग्रंथ के जब लक्षण पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं कि भवेत प्रकरणे वृत्तम लौकिकम कविकल्पितम श्रृंगारो अंगी नायकस्तु विप्रो अमात्यो अथवा वाणिक सापाय धर्म कामार्थ परो धीर प्रशांत कह नायिका कुलजा क्वापि वैश्या क्वापि क्वचित द्वयम तेन भेदा त्रय तस्य तत्र भेद तृतीयकः कितव द्यूत कारादि विट चेट संकुलः। तो इन लक्षणों के आधार पर हम देखें कि इस प्रकरण का नायक जो है धीर प्रशांत लक्षण युक्त कोई विप्र, अमात्य, वणिक होना चाहिए। और मृच्छकटिक का जो नायक है वह भी ब्राह्मण है, चारुदत्त उसका नाम है, और वह भी धीर प्रशांत है। जब हम कथा वस्तु पढ़ेंगे तो हमारे को सारी स्थितियाँ ये क्लियर हो जाएंगी, ये स्पष्ट हो जाएंगी। और जो इस प्रकरण की नायिका है वह भी उस लक्षण के आधार पर कुलजा होनी चाहिए या वैश्या होनी चाहिए, या इन दोनों में से कोई एक होनी चाहिए या दोनों ही होनी चाहिए। यहाँ पर दोनों ही प्रकार की नायिकाएं उपस्थित हैं। जो चारुदत्त की पत्नी है द्यूता, वह कुलजा नायिका है, और जो वसंत सेना है वह वैश्या है। अतः दोनों प्रकार की नायिकाओं को इसमें समावेश किया गया है। प्रकरण की जो कथा वस्तु भी नाटक की तरह प्रख्यात न होकर कविकल्पित है। जो मृच्छकटिकम का जो नायक है चारुदत्त एवं जो वसंत सेना है, उनका जो संगम दिखाया गया है, जो उनका प्रेम दिखाया गया है, वह शूद्रक की जो कल्पना शक्ति है उसकी ही देन है। अतः निश्चित रूप से मृच्छकटिकम एक प्रकरण ग्रंथ है।
जो कि साहित्य दर्पण में लक्षण कहे गए हैं, वो लक्षण इस पर पूर्णतः घटित होते हैं। आगे के जो हमारा भाग होगा उसमें हम मृच्छकटिकम का नाम मृच्छकटिकम क्यों हुआ, कितना यह सही है, मृच्छकटिकम का अर्थ क्या है, इसका रस कौन से हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे।